Okay, let's formally start our today's lecture. Do you have any query from the previous lecture? कोई इशू हो प्रीवियस लेक्चर्स में, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो? ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने ना प्रीवियस लेक्चर के ऊपर हम लोगों ने पूरी मेथडोलॉजी आइडेंटिफाई की थी कि आपका ओवरऑल जो इंक्रिप्शन सिस्टम है वो कैसे होता है, कैसे चलता है। ठीक है, आपको भी मेरी बोर्ड का व्यू नज़र आ रहा है? बोर्ड का व्यू सबको नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा? आ रहा है सर। ओके, सो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा था कि हम लोगों ने देखा था कि मेरे पास जो भी एक इंक्रिप्शन सिस्टम होता है उसमें आई हैव अ प्लेन टेक्स्ट, दिस इज़ माई इनपुट। ठीक है, एक मेरे पास प्लेन टेक्स्ट होगा जो कि मेरे पास इनपुट है। मेरे गोल्स क्या हैं? मेरे गोल्स ये हैं कि इस प्लेन टेक्स्ट को मैं किसी बॉक्स से पास करूं, किसी चीज़ से पास करूं, ताकि अल्टीमेटली जो भी मेरे पास रिज़ल्ट आए वो ऐसा हो जिसको कोई रीड ना कर सके, जिसको कोई पढ़ ना सके। ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज अ साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो रिज़ल्ट हमें पता है कि हम चाहते ही हैं। तो हम लोगों ने कहा था कि यार वी नीड अ सिस्टम जो कि इस प्लेन टेक्स्ट को इनपुट में ले, एंड देन इसको हम लोग कह रहे हैं कि इसको हम लोग कहते हैं एक एल्गोरिदम होगा जो कि मेरे पास प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा टू अ साइफर टेक्स्ट। इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये मेरे पास इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। ठीक है, ये दैट इज़ माई इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। दिस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम टेक्स अ की as an input and convert this plain text to a ciphertext. Now this ciphertext, you have this ciphertext. अब ये ciphertext कोई और नहीं पढ़ सकेगा। अगर आपने इसको डिक्रिप्ट करना है तो आपको मेथोडोलॉजी क्या होगी? अगेन वट एवर वी डिड प्रीवियसली, इसका मुझे इन्वर्स करना पड़ेगा। वो इन्वर्स क्या है कि मुझे सिंपल ये जो मेरे पास साइफर टेक्स्ट आ रहा है, आई नीड टू डिक्रिप्ट, I need an algorithm that is called a decryption algorithm। ठीक है, मुझे एक डिक्रिप्शन एल्गोरिदम चाहिए होगा। इसको अगर मैं मेंशन करूँ यहाँ पे डिक्रिप्शन एल्गोरिदम ही, ठीक है, मेरे पास इसका इन्वर्स आ जाएगा डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, एंड देन आई फाइनली गेट माई प्लेन टेक्स्ट। इसकी एग्जांपल लेते हुए हम लोगों ने लास्ट टाइम एक सिंपल सी एग्जांपल ली थी। हम लोगों ने कहा था कि मेरे पास लेट्स से आई हैव अ कीवर्ड विच इज़ सिराज। ठीक है, और इस कीवर्ड को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो आई एम यूजिंग एन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, जिसको मैं ये कह रहा था कि मेरे पास जो भी इनपुट आ रही है उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, उसमें मैं एस की उसमें मैं ना, जैसे अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लूँ और मैं अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में अगर ऐसे देखूँ इसको, अगेन लेट मी शेयर आ स्क्रीन। अच्छा, इसमें सॉरी, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास हम लोगों ने रिप्लेस करना है हर वर्ड को उसके नेक्स्ट एक वर्ड के साथ। ठीक है, तो अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एस के आगे देखूँ तो एस के जो नेक्स्ट आने वाला करैक्टर होगा वो मैं एस के आगे लिख दूँगा। तो इसका मतलब है मेरे पास ये जो प्लेन टेक्स्ट आया है सिराज, तो वो एस से जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो मेरे पास पहला आ जाएगा, आई के बाद नेक्स्ट लेटर आएगा वो आगे आ जाएगा, आर के बाद नेक्स्ट लेटर, ए के बाद एंड जे के बाद। ए के बाद मुझे बी आता है, जे के बाद के आ जाएगा। ठीक है, अगर आप अल्फ़ाबेट्स में देखें। सो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम इसका रिवर्स होगा। हम लोगों ने जनरली इस फॉर्म को देखा था। आज ज़रा हम लोग ना इसी डिटेल, इनकी काफ़ी डिटेल में जाएंगे और काफ़ी इन डेप्थ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का जो अगर आप लोग आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि कैनवस में भी ऐड नहीं हुआ हुआ? एनी स्टूडेंट हु इज़ नॉट एडेड येट ऑन कैनवस? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो प्लीज़ आप लोग अपनी ईमेल्स चेक कर लो, बिकॉज आज सुबह मैंने आप लोगों को ईमेल्स के ऊपर ना इनविटेशन सेंड की है।
आज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज ये ज़रूरी है ये काम देखना, बिकॉज़ मैंने एक असाइनमेंट अपलोड कर दी है, ठीक है। एक असाइनमेंट जो असाइनमेंट नंबर 1 है वो अपलोड कर दी है। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट जो कि आप लोग खुद हैंड्स ऑन परफॉर्म करोगे, और उस असाइनमेंट के अंदर आपने कुछ और परफॉर्म नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ। आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, और रजिस्टर कहाँ पे करना है? रजिस्टर बेसिकली ये एक वेबसाइट है जो हैक द बॉक्स है, ठीक है। आप अगर असाइनमेंट देखोगे ना तो असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि आप लोगों को अपने आप को रजिस्टर करना है यहाँ पे जाके, दैट इज़ हैक द बॉक्स। ठीक है, सिंपल आपको इस जगह पे जाके hackthebox.eu के ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। जैसे हम लोग साइन इन एक ईमेल अपने आप को उसके बाद आपने उसको साइन इन करना है। जो साइन इन करने के बाद आपके पास पेज आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल जो होनी चाहिए वो ही होनी चाहिए जो आपने मुझे भी कैनवस में ऐड होने के लिए दी है, ठीक है। इसमें कुछ जगह पे काफ़ी ट्रिक है, आप इतना आसानी से यहाँ पे ना अपने आप को रजिस्टर नहीं करा सकोगे, ठीक है। तो यू नीड टू डू सर्टेन थिंग्स। उसकी हेल्प भी काफ़ी जगह पे अवेलेबल है, उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी हेल्प दी हुई है। उसको देखोगे और देखने के बाद ना आप इसमें जा रहे होगे। तो ये एक फर्स्ट एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है जो कि आप लोगों की जो स्किल्स हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, उसको टेस्ट कर रही होंगी। आगे जाके भी हम लोग कुछ असाइनमेंट्स इसके ऊपर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस पॉइंट के ऊपर इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास एटलीस्ट आप लोग कैनवस में जाकर रजिस्टर हो चुके हो, बिकॉज ये असाइनमेंट ऑलरेडी कैनवस के ऊपर अपलोडेड है जहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हो। और आपने इसको जो सबमिट करवाना है वो कैनवस के थ्रू ही सबमिट करवाना है। आप में से वो स्टूडेंट जो प्लीज़ ऐड ना हुए होंगे तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है, आफ्टर द क्लास, सो दैट आई कैन ऐड देम, ताकि वो लोग भी टाइमली उस असाइनमेंट को देख सकें और सबमिट करवा सकें। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक साइफर, जिसमें वी कॉल दिस थिंग कि ये जो की है, दैट की, दिस की इज़ सेम फॉर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड फॉर डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है। वी आर यूजिंग अ सिंगल की फॉर माई इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड फॉर माई डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। एक ही की यूज़ हो रही होगी, ठीक है। इसको हम लोग कह रहे हैं कि मेरे पास ये है बेसिकली सिमेट्रिक साइफर है, इन विच वी आर यूजिंग ओनली अ सिंगल की। यू हैव अ प्लेन टेक्स्ट, यू यूज़ सर्टेन एल्गोरिथम्स। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है DES की, ठीक है। हम लोग इसको देख लेंगे, तो इसको देखेंगे इस एल्गोरिथम को। जी बेटा, एक बात पूछनी है। जी बेटा पूछें। सर ये आप कह रहे हैं एक ही की है, एक में आप सर ऐड कर रहे हैं, इसके अल्फा एक ऐड कर रहे हैं एक में, और एक में माइनस नहीं करेंगे वहाँ पे, जब वहाँ पे वो इसको प्लेन साइफर टेस्ट को प्लेन टेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, मैं इसको एक ही की ना, मैं थोड़ा सा ना उस एग्जांपल को ना, मैं अगर यहाँ पे आ जाता हूँ, मुझे क्योंकि अल्फ़ाबेट्स बड़े अच्छे याद नहीं हैं, मैं ना जस्ट इसके इमेज एक निकाल के ना, जस्ट ये मेरे पास अल्फ़ाबेट्स आ गए, ये आप लोगों को मेरे पास अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं। नाउ लेट्स से अच्छा, मैं ना इसके साथ ही एक मिनट कैमरा को छोटा सा थोड़े से कम व्यू में खोल लेता हूँ। ओके, नाउ एट दिस पॉइंट यू नो कि यार मेरे पास ये प्लेन टेक्स्ट था SIRAJ। लेट्स से आई एम यूजिंग अ की विच इज़ 3 की का मतलब क्या है? 3 की का मतलब सिंपल सा है, वो ये है मतलब कि मुझे हर एक अल्फ़ाबेट S की जगह 1, 2 एंड 3 वर्ड्स जो आगे का वर्ड होगा वो यूज़ करना है। सो S जो है मेरे पास रिप्लेस हो जाएगा V के साथ, I जो है JKL, I रिप्लेस हो जाएगा L के साथ, R STU U के साथ रिप्लेस हो जाएगा, A BCD D के साथ रिप्लेस हो जाएगा, एंड J KLM M के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये बात सही है? मैंने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया यूजिंग दिस मेथोडोलॉजी। जी सर, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास मैं यही की यूज़ कर रहा हूँ, K = 3 टू डिक्रिप्ट इट।
अब मुझे डिक्रिप्शन में की यही है, लेकिन इस तमाम ऑपरेशन का रिवर्स परफॉर्म करना है। वी से मैं 3 टाइम्स पीछे जाऊंगा, यू टी एंड एस, वी की जगह एस आ जाएगा। ये बात सही आ रही है? सर ये बात समझ आ गई है। मैं कह रहा हूँ कि की जो है ये डिफरेंट नहीं होगी। की मेरे पास सेम है, की अगेन मेरे पास 3 यूज़ हो रही है, की 3 ही यूज़ हो रही है, लेकिन मैंने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है डिक्रिप्शन में उसका रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म किया है, नथिंग एल्स। ठीक है सर। सर जी बेटा। सर इसे सीजर साइफर नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, मैं भी आ रहा हूँ अभी लेक्चर्स में, मैं उसी के ऊपर आऊँगा और बिल्कुल कहेंगे, सही कह रहे हैं आप। ठीक है सर। सो एट दिस पॉइंट अब मेरी एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास ना रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योर यूज़ ऑफ इंक्रिप्शन, मेरा ये चाहिए, मैं ये चाहता क्या हूँ कि मेरे पास जो भी साइफर टेक्स्ट बने इसको कोई डिक्रिप्ट ना कर सके, खाली डिक्रिप्ट वो कर सकें जिनके पास मेरी की है। ये बात सही है? दूसरी मेरी क्या रिक्वायरमेंट है? दूसरी मेरी ये रिक्वायरमेंट होती है, जब भी हम लोग कह रहे होते हैं कि मेरे पास ये जो एल्गोरिदम है, जो हम लोगों ने कहा है कि ये मेरे पास इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है, दैट इज़ माई इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, और ये डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। हमारी एक और ख्वाहिश ये होती है कि मेरे पास जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है या डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है, ये जनरली मेरे पास वेल नोन एल्गोरिदम हो। किधर गया? इधर मेरे पास जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है या डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है, ये वेल नोन नहीं रहेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन सबको होगी ताकि इसकी जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इससे मेरी मुराद ये है कि अगर मेरे पास इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का बहुत कम लोगों को पता है तो मैं चीज़ों को स्केल अप नहीं कर सकूंगा, स्केल अप बहुत कम कर सकूंगा। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स उस सिस्टम को बहुत कम यूज़ कर सकेंगे। जैसे वेल नोन एल्गोरिदम AES से आपने नाम सुना होगा, AES 128, सबको पता है उसका एल्गोरिदम, सबको पता है कि ये कैसे परफॉर्म होगा, ये कैसे परफॉर्म होगा। इफ़ यू हैव अ की, इफ़ यू डोंट हैव अ की, तो आप इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के नॉलेज से या डिक्रिप्शन एल्गोरिदम के नॉलेज से साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट नहीं कर सकेंगे इफ़ यू डोंट हैव अ की। सो इट सेज यू नीड अ स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ये जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, जी हाँ, यस आई एम रिकॉर्डिंग इट। इसका तरीक़ेकार ये है कि आपके पास जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। Algorithm should be such that the opponent who knows the algo and has an excess of one or more cipher text would unable to decipher or discover the text। ठीक है, that's why हम लोग कहेंगे कि चीज़ ज़्यादा सिक्योर होगी। सेकंड क्या है? सेंडर एंड रिसीवर मस्ट एक्सचेंज द की इन अ सिक्योर मैनर। अब ये एक सेंडर था, ये इस लाइन से ऊपर वाला ये मेरे पास सेंडर है, दिस इज़ आर रिसीवर। ठीक है, एक मेरे पास सेंडर है, एक रिसीवर है। सर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? जी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन एक सेकंड यार, मैं ना इसको कुछ और कहूँ। अब ये मेरे पास एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सो सेंडर और रिसीवर के पास, दोनों के पास ना वो नॉलेज आना चाहिए, दोनों के पास ये सेम की होनी चाहिए। ये जो की है हमारे पास, ये दोनों के पास होनी चाहिए, सेंडर और रिसीवर दोनों के पास, और बेस्ड ऑन दैट वो इसको यूज़ कर सकेंगे। सेंडर एंड रिसीवर मस्ट एक्सचेंज द की इन अ सिक्योर मैनर। अब इसके जो इसका जो शेयरिंग ऑफ द की है, मेरे पास ये जो शेयरिंग ऑफ द की है, दिस की जो शेयरिंग है, इसके बहुत सारे एल्गोरिदम्स, बहुत सारी मेथडोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, वन सच मेथडोलॉजी इज़, एक जो आजकल के लेटेस्ट दौर में एग्जिस्ट करती है, और इवन अभी HTTPS भी यही मेथडोलॉजी यूज़ करती है, दैट वी कॉल्ड एज IKE। ठीक है, इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है आजकल के दौर में भी। It is impractical to decrypt a message on the basis of ciphertext plus the knowledge of the algo। ठीक है, इसका अगर नॉलेज भी होगा और साइफर टेक्स्ट भी मौजूद होगा तो नहीं होना चाहिए। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग होना चाहिए। एल्गो डू नॉट नीड टू बी सीक्रेट। ये जो एल्गोरिदम है, हम पहले बात कर चुके हैं, ये सीक्रेट नहीं होना चाहिए। नीड टू कीप ओनली द की सीक्रेट। ये जो की है, ये खाली एक सीक्रेट हो। ठीक है, अगर की के अलावा बाकी एल्गोरिदम सीक्रेट ना हो।
फर्दर मोर आपका अगर हम लोग देखा जाए आजकल के दौर में भी जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है, इवन जो HTTPS यूज़ करता है, वो भी बेसिकली आपके पास इनिशियली आपके पास होता है हैंडशेक परफॉर्म होता है। हैंडशेक परफॉर्म होने के बाद आपके पास एक सेशन की आ जाती है। उसके बाद आपकी जो ट्रैफिक इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होकर जा रही होती है वो बेसिकली AES से ही हो रही होती है, जो कि मेरे पास सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है। इनिशियली आपका जो सिमेट्रिक की हैं वो एक्सचेंज जो होती हैं वो बेसिकली आपके पास प्राइवेट की और पब्लिक की पेयर यूज़ करके आप वो एक्सचेंज करते हैं, और उसके बाद आपके पास जो ये जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें जो इंक्रिप्शन हो रही होती है वो बेसिकली AES उसका ऐसा क्यों हो रहा होता है उसका सिंपल रीज़न है, बिकॉज आपका जो हार्डवेयर है वो ज़्यादा सपोर्ट करता है इस तरह की चीज़ों को। ठीक है, आपका हार्डवेयर है जो कि ज़्यादा सपोर्ट करता है। AES 128 का या 256 का हार्डवेयर काफ़ी ज़्यादा आपको एफिशिएंट परफॉर्म कर रहा होता है ये एल्गोरिदम्स को। अच्छा, अगर हम लोग किसी भी कन्वेंशनल सिस्टम के पास जाएं और हम लोग देखें मेरे पास इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, तो जनरली दिस इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, मेरे पास मेरे पास हम लोगों ने लिखा हुआ था कि हम लोगों के पास मेरे पास एक मैसेज है। ये मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट का मैसेज है। ठीक है, इस मैसेज को आप यूज़ कर रहे हो, एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो। इस मैसेज को आप कह रहे हो कि ये मेरे पास मैसेज X है, साइफर आपके पास जो आ रहा है वो साइफर Y आ रहा है। आपके पास मैसेज है जो प्लेन टेक्स्ट मैसेज X है, साइफर एल्गोरिदम Y है। इंटरमीडिएट के ऊपर इफ़ एनीवन इज़ देयर जाके वो स्निफिंग कर रहा है और उसको स्निफिंग से ये ट्रैफिक मिल रही है, तो वो कोई ना कोई एनालिसिस परफॉर्म करके इस ट्रैफिक को वो ये चाह रहा होगा इस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कर सके। इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्ट एनालिसिस। आपने इंक्रिप्शन को आप ट्राई कर रहे हैं कि किस तरीके से आप ब्रेक करने की। ठीक है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये होती है कि मेरे पास इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग और की मेरे पास अगर अवेलेबल नहीं है तो क्रिप्ट एनालिसिस वाला जो भी बंदा है जो कि इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है वो इसको ब्रेक ना कर सके। ठीक है, इस पूरे प्लेन साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट ना कर सके। एंड देन अल्टीमेटली आपके पास ये साइफर टेक्स्ट आ गया और उससे आपने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों? आपकी आवाज़ नहीं आई बेटा। सर हम डिफरेंट कीज मतलब लेटर्स के लिए हमने की 3 रखी हुई है, अगले 3 लेटर्स के लिए हमने की जो है वो 4 कर दी है। दोबारा प्लीज़ बोलिएगा। मैंने कहा सर ये जिसमें अभी आपने अल्फ़ाबेटिक एल्गोरिथम समझा रहे थे, इसमें सर आपने कहा था कि की हमने 3 रख ली है, तो जो ए था वो आगे हाँ। चला जाएगा डी पे। तो सर हम ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट 2 लेटर्स के लिए हम की 3 रख लें, देन अगले 3 लेटर्स बेटा के लिए हम की 4 जस्ट गिव मी सम टाइम इन टुडेज लेक्चर। मैं आपको ना ये वाली सारी बातें जो आप अभी क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये सारी बातें आगे हम लोगों ने क्वेश्चन एड्रेस करने हैं। जी सर। ये सारी बातें एड्रेस करनी है, तो मैं उसको ना वहीं पे एड्रेस करता हूँ। ओके सर। सही है बेटा? जी सर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये अगर आप इसको चैनल को देखें तो सिक्योर चैनल एक दिखाया गया है। दे आर सेइंग दिस थिंग कि यार यू नीड टू एक्सचेंज दिस की यूजिंग सम सिक्योर चैनल। आप ये जो की है ये किसी फॉर्म में आप एक्सचेंज कर रही हैं और आप उस बंदे को जिसने वो डिक्रिप्ट करना है उसको आप सिक्योर वे में ये प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो उसको हैंडल कर सके। क्रिप्टो सिस्टम 3 इंडिपेंडेंट डायमेंशंस हैं। अगर क्रिप्टो सिस्टम्स को देखें तो 3 डिफरेंट तरीक़ेकार हैं जिनके ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं। पहला है कि टाइप ऑफ ऑपरेशन यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। अब आपने जैसे इसको देखा है कि हम लोगों ने जो मेथड यूज़ किया दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि S की जगह V यूज़ करेंगे, I की जगह L यूज़ करेंगे, A की जगह U यूज़ करेंगे, R की जगह U यूज़ करेंगे, A की जगह D है, J की जगह M है। सो इट्स अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। जहाँ पे अगर इधर दोबारा एक और J आएगा दैट इज़ अगेन रिप्लेस्ड विद एन M। सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग
something against our plain text to get our ciphertext. There are other method which is called a transposition and a product method, जिसको हम लोग आगे जाके देखते हैं अभी. ठीक है, ये है बेसिकली कि किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. दूसरा होता है नंबर ऑफ कीज़ यूज़ हैं, कि हम अपने ओवरऑल मेथड के अंदर नंबर ऑफ कितनी कीज़ यूज़ कर रहे हैं. मेरे पास अगर मैं सिमेट्रिक साइफर में देखूं तो मेरे पास एक की यूज़ हो रही है. मैं इसको इवन एक और फॉर्म भी कर सकता हूं जो कि हायरार्किकल फॉर्म है, कि मैं हो सकता है कि मैं यहाँ से ना, अगर इसको मैं ऐसे दिखाऊं, इवन अगर मैं नंबर ऑफ कीज़ को ज़्यादा करना चाह रहा हूँ तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ. व्हाट आई कैन डू इज़, मैं यहाँ पे ये जो साइफर टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे एक और मैं इसको दोबारा एल्गोरिथम से पास करूँ और ये मेरे पास y2 आ जाएगा. इधर मेरे पास की यूज़ कर रहा हूँ, k2 यूज़ कर रहा हूँ, और ये y2 दोबारा इधर से अगर इसको मैंने डिक्रिप्ट करना है तो सबसे पहले मुझे इसका इनवर्स इधर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे की भी अगेन k2 यूज़ हो रही होगी, ये की लेट से k1 यूज़ हो रही है, और मैं इसको डिक्रिप्ट कर रहा हूँ. तो मैंने नंबर ऑफ़ की ज़्यादा यूज़ कर ली. उसका फ़ायदा क्या मिला है? इसका फ़ायदा सिंपल ये मिला है कि मेरे पास ओवरऑल सिक्योरिटी ज़्यादा ऐड हो गई है. मेरे पास ये जो प्लेन टेक्स्ट, ये जो साइफर टेक्स्ट था, ये ज़्यादा सिक्योर बन गया. देखने में हमें नज़र आ रहा है कि ज़्यादा सिक्योर बन गया. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हम लोग कौन सा मेथडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम लोग अभी आगे जाके थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं कि यार क्या वो बेहतर है या नहीं है. एंड थर्ड वो इज़ द वे इन विच द प्लेन टेक्स्ट इज़ प्रोसेस्ड. अब अभी मैं जो प्रोसेस को कर रहा था, मैं इसको ना वर्ड बाय वर्ड उठा रहा था, सॉरी करैक्टर बाय करैक्टर उठा रहा था. ये मेरे पास है, तो अब इसको अगर मैं उठा सकता हूँ तो ये एक को हम लोग कहते हैं ब्लॉक साइफर है, जो कि फिक्स ब्लॉक को उठा रहा है और साइफर करे. दूसरा हम लोग कहते हैं स्ट्रीम साइफर है. स्ट्रीम साइफर है जो कि कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम आती जा रही है, वो उसको कन्वर्ट करता जा रहा है. ब्लॉक साइफर ये कहेगा ओके आई नीड टू वेट फॉर SIRAJ 1 2 3 4 5, आई नीड टू वेट फॉर 5 करेक्टर्स. जब 5 करेक्टर्स आ जाएंगे तो मैं उन 5 करेक्टर्स को उठाऊंगा और कन्वर्ट करूंगा. वेयर एज इन केस ऑफ अ स्ट्रीम साइफर कहेगा कि मेरे पास जैसी कोई करेक्टर आएगा मैं उसको कन्वर्ट करता जाऊंगा. that we called as a stream cipher. So there's a difference between a stream cipher and a block cipher. यहाँ पे any confusion? सर वो आप फिर से रिपीट कर देंगे, आपने सिक्योरिटी इंक्रीज क्या की? अच्छा, मैंने सिक्योरिटी इंक्रीज कैसे की? मैंने कहा यार मैं अब ना एक की नहीं यूज़ कर रहा, आई एम यूजिंग 2 कीज़. पहली एक की यूज़ की है मैंने इसको, सॉरी मैं दोबारा कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ना 2 की यूज़ की है. ये मेरे पास पहली की यूज़ की है जहाँ पे मेरे पास इंक्रिप्शन हो रही है, डिक्रिप्शन हो रही है, और की K1 प्रोड्यूस हो रही है. ये जो आउटपुट आई थी, इस मैंने आउटपुट को एक और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को दी है जिसकी की K2 है. इसका मतलब है अब जिसको भी इसको ब्रेक करना है तो उसको K2 भी पता होनी चाहिए, K1 भी पता होनी चाहिए. इफ़ दे डोंट नो K2 एंड K1 और इनका ये कॉम्बिनेशन नहीं पता कि पहले K2 अप्लाई होगी फिर K1 अप्लाई होगी, तो वो उसको ब्रेक नहीं कर सकेंगे. तो इसका मतलब है ये एक लेवल, एक और सिक्योरिटी का लेवल ऐड हो गया. देखने में साफ नज़र आ रहा है. ये बात सही है? सर आपने पहले इनक्रिप्ट किया, फिर डिक्रिप्ट किया, फिर उसके बाद क्या किया? नहीं, मैंने ये किया, पहले मैंने इनक्रिप्शन की, ये साइफर टेक्स्ट आ गया. इस साइफर टेक्स्ट को मैंने दोबारा इनक्रिप्ट कर दिया एक और की यूज़ करके. अच्छा. फिर इसको मैंने ये डिक्रिप्ट किया K2 यूज़ करके, इधर डिक्रिप्ट किया K1 यूज़ करके. समझ आ गया. ये बात सही है? ओके, दैट्स गुड देन. ओवरऑल इंक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट क्या है यार? इंक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि यार मेरे पास कोई लॉस नहीं होना चाहिए, कोई लॉस नहीं होना चाहिए. दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर लॉस हो जाता है और मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो दोबारा मैं कन्वर्ट करके लेकर आ रहा हूँ और ये मेरे पास दोबारा ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो मुझे इंक्रिप्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है. सो मैं ये यहाँ पे जो ये मेरे पास ये जो वर्ड मैंने भेजा है सिराज का, और मैं इसको जब दोबारा डिक्रिप्ट करता हूँ और मैं इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है इंक्रिप्शन का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं जिसको अपनी डेस्टिनेशन को दूंगा और उसको की पता भी होगी तो वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा. तो इसका मतलब ये हम लोग कहते हैं कि मेरे पास ये लॉसलेस होगा, इसमें लॉस नहीं होना चाहिए इस प्रोसेस में.
सेकंड हम लोग कह रहे हैं कि मेरे पास ऑब्वियसली ऑपरेशन रिवर्सिबल होना चाहिए। जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करें वो रिवर्सिबल ऑपरेशन होना चाहिए ताकि हम लोग डिक्रिप्ट कर सकें। अगर वो ऑपरेशन रिवर्सिबल नहीं होगा तो हम लोग डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। क्रिप्ट एनालिसिस क्या है? क्रिप्ट एनालिसिस इज अटैकिंग दी साइफर। हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से साइफर के ऊपर अटैक कर सकते हैं और उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इवन इफ़ वी डोंट नो दी की, हमें की नहीं भी पता तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब क्रिप्ट एनालिसिस के दो मेथडोलॉजीज़ हैं। वन इज़ कॉल्ड क्रिप्ट एनालिसिस, जिसको हम लोग क्रिप्ट एनालिसिस में क्या कर रहे हैं, ट्राई टू एक्सप्लॉइट द क्रेचेस ऑफ द एल्गो। हमें एल्गोरिदम पता है, हमें ये एल्गोरिदम पता है। लेट से मुझे किसी ने बता दिया कि यार मुझे ये नहीं पता कि यार ये प्लेन टेक्स्ट क्या था, ठीक है। मुझे ये पता है कि यार ये जो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ हुआ है वो ये वाला यूज़ हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ हो गया। तो मैं इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की जो कमज़ोरियाँ हैं उसको लगाऊंगा और मैं किसी तरीके से साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। और हम आइडेंटिफाई आज की क्लास में करेंगे कि हम लोग कैसा ये काम कर सकते हैं। दूसरा हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोग इसके अंदर ये भी काम कर रहे होते हैं कि हमें अगर पता है कि प्लेन टेक्स्ट किस टाइप का है तो हम बेहतर तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर प्लेन टेक्स्ट नहीं पता किस टाइप का है तो हम लोग बेहतर तौर पे शायद कन्वर्ट ना कर सकें। तो इसका मतलब है डिफरेंट आइडियाज़ हमें होंगे तो हम लोग उसको ज़्यादा बेहतर तौर पे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। सेकेंड इज़ ब्रूट फोर्स मेथड। ब्रूट फोर्स मेथड क्या कहता है कि यार आप तमाम कीज़ के तमाम कम्बिनेशन यूज़ कर लें। जितनी भी कीज़ हैं आप कीज़ के तमाम कम्बिनेशन यूज़ कर लें। यू यूज़ ऑल द कम्बिनेशन ऑफ द की एंड यू आइडेंटिफाई कि यार इनमें से कौन सी की वैलिड है। और आज हम लोग ये दोनों मेथडोलॉजीज अप्लाई करके देखेंगे आज की क्लास में और आइडेंटिफाई करेंगे। सर जो कीज की है जी कॉम्बिनेशन, बेटा। मतलब कीज बेसिकली बस ऐड करती है कहते हैं हर अल्फाबेट को आगे, या और भी इसके अंदर कोई डिटेल हो सकती है? देखो ये जो भी हम लोगों ने स्टार्ट किया अंडरस्टैंड करना, ये तो बिल्कुल हम लोगों ने सिंपल मेथडोलॉजी से स्टार्ट किया है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चीज़ों की कम्प्लेक्सिटी में जाएंगे और फिर देखेंगे कि चीज़ें कहाँ तक कम्प्लेक्स पहुँच गई हैं। ठीक है, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। सही हो गया सर। ठीक है, और स्टार्ट में हम चीज़ों को बड़े आसान तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और फिर ऐसा ऐसा कम्प्लेक्सिटी ऐड करते जाएंगे। सही है सर। ओके, सो द मेथडोलॉजी इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोगों ने पढ़ा। अब सब्स्टिट्यूशन टेक्निक इज वन इन व्हिच द लेटर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय द अदर लेटर्स और नंबर्स और सिंबल्स। सो हम लोग कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, जिसमें हम लोगों ने, जैसे मैंने ये एग्जांपल की थी और इसमें हम लोगों ने कहा था कि इसको मैंने कन्वर्ट किया है साइफर टेक्स्ट में और उसको मैंने आगे यूज़ किया। ठीक है, तो हम लोग इसको लेटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर्स में भी या सिंबल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इसका ओवरऑल चीज़ है सब्स्टिट्यूशन। सो वन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन साइफर इज कॉल्ड अ रॉट 13 साइफर। रॉट 13 साइफर was commonly used to hide the meaning of a message on the internet। ठीक है, ईमेल्स के अंदर या यूजनेट के अंदर। ईच लेटर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूटेड विद अ साइफर टेक्स्ट लेटरिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मैपिंग। अब ये जो यूज़ करता है रॉट 13 ये कहता है कि मेरे पास ये जो P है, P मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है, और F ऑफ P मेरे पास साइफर टेक्स्ट है। ठीक है, रॉट 13 कहता है कि आपने प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का ये कम्बिनेशन यूज़ करना है कि जहाँ पे भी प्लेन टेक्स्ट का A होगा आप उसको रिप्लेस करें किसके साथ, N के साथ। A की जगह आपने N यूज़ करना है, B की जगह O यूज़ करना है, एंड सो ऑन। ये बात सही है? ठीक है। एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल नीचे दी गई है, दिस इज़ अ सीक्रेट। अगर मैं इसको रॉट 13 साइफर यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं साइफर टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा तो T की जगह
अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट में टी की जगह क्या यूज़ हो रहा है, जी यूज़ हो रहा है, तो जी आ गया। एच की जगह यू यूज़ हो रहा है, एच की जगह यू यूज़ हो रहा है, आई की जगह वी यूज़ हो रहा है, आई की जगह वी यूज़ हो रहा है, एंड एस की जगह एफ यूज़ हो रहा है, एस की जगह एफ यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मैं इस तरीके से प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। रॉड 13 को अगर मैं इटसेल्फ देखूँ तो ये सेल्फ इन्वर्स है। थोड़ा सा मैं सेल्फ इन्वर्स को आगे जाकर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल्फ इन्वर्स क्या है? सेल्फ इन्वर्स का मतलब सिंपल ये है कि मैं अगर इनकोडेड को दोबारा इनकोड करूँगा तो दोबारा मेरे पास वही वर्ड आ जाएगा। अगर मैं इसको मैं ना आगे जाके देखता हूँ ताकि मैं ना रॉड 13 से वो 13 का वर्ड निकालूँ और वहाँ से मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ, वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सर ये सेल्फ इन्वर्स का लिए बताना है दोबारा। There is another cipher which is called Caesar cipher, a Roman empire, or Caesar cipher used to substitute letter in a diplomatic communication with the letter that was 3 letter further along with the alphabet. Caesar cipher ये यूज़ कर रहा है जो कि हम लोगों ने मेथडोलॉजी आइडेंटिफाई की थी जिसमें हम लोग सिराज को कन्वर्ट कर रहे थे, और वो ये कहता है कि 3 लेटर आगे यूज़ करें। ए की जगह आप डी यूज़ करें, बी की जगह ई यूज़ करें, सी की जगह एफ यूज़ करें, हर एक लेटर की जगह आगे यूज़ करें। सो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो एक्स की जगह ए यूज़ कर रहे हैं, रैप अराउंड हो गया। वाई की जगह बी यूज़ कर रहे हैं एंड जी की जगह सी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग कह रहे हैं सीजर साइफर है। तो ये जो मैंने सिराज को कन्वर्ट किया था इस टेक्स्ट में, ये भी बेसिकली सीजर साइफर ही था, और इसमें हम लोगों ने के की वैल्यू, सॉरी जो हम लोगों ने इसको हम लोग आगे जाके डिफाइन करेंगे, दैट वी कॉल्ड एज अ के। ठीक है, और इसको हम लोगों ने 3 लिया है, और इसका मतलब है हम लोग 3 के अलावा अगर 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास एक्चुअली इसके अंदर आ रही है जो की है। सर क्वेश्चन है, अगर मैं सीजर साइफर में जाऊंगा, रॉड साइफर में जाऊंगा, तो रॉड साइफर भी सीजर साइफर की जगह है, लेकिन इसमें की अगर मैं रॉड साइफर में देखूंगा तो की वैल्यू मेरे पास 13 है। कीज 13 का इससे मुराद क्या है कि मेरे पास ए की जगह 13 अल्फ़ाबेट आगे वाला लेटर यूज़ होगा जो कि एन है, एंड सो ऑन। इस सर, पॉइंट के मुझे ऊपर कोई इशू किसी को? सर इशू ये आ रहा है कि लेकिन जी जो बेटा। सर कह रहे हैं कि पैटर्न हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, एक डिफरेंस है वो कौन है। जैसे बता बेटा, दें मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हमारे पास जैसे हम 3 का आगे रख लें, तो सर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक लेटर की डिफरेंस हमारे 3 का हो, दूसरे का 5 हो, तीसरे का 7 का हो, कि हमारे पास सीक्वेंस में सेम होना चाहिए। नहीं बेटा, तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम अगर इधर ही आके अगर बोल लो ना, ज़्यादा अच्छी बात है यार। तो वहीं से ऊंचा बोल दो ताकि मुझे पता चल जाए बेटा। बिल्कुल कर सकते हैं, आगे जाके हम लोग अभी देखेंगे। सो क्वेश्चन ये था कि यार हम लोगों ने फिक्स्ड रखा हुआ था, क्या हम लोग इसको वेरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि अभी हम लोग इस एरिया के अभी जस्ट स्टूडेंट बन रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करें और चीज़ें आगे तो ये की की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। जी, अभी हम लोग बढ़ाते हैं आगे। इसके हम लोग अभी डिसएडवांटेज देखते हैं ना कि सीजर साइफर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और अगर हम लोग सीजर साइफर में देखें, सीजर साइफर यूज़ दिस, और इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने ये बात कर ली है कि इसमें मेरे पास जो की वैल्यू है वो 3 यूज़ हो रही है। रॉड 13 को भी अब हम लोग ऐसे ही देखें तो इसमें की वैल्यू मेरे पास 13 यूज़ हो रही है। सीजर साइफर में 3 और रॉड में ये है। इसका मतलब है कि मेरे पास की वैल्यू कोई भी यूज़ हो सकती है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मुझे कन्वर्ट करना है, जिस तरीके की मेथडोलॉजी हम लोग फॉलो कर रहे थे, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, जैसे मैं अगर इसमें लिखूं सिराज, और हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट किया और की के इज इक्वल टू 3 यूज़ की, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल कितनी डिफरेंट कीज पॉसिबल हैं जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेट्स के साथ ही रिप्लेस कर रहे हैं। हमारे पास जितने टोटल नंबर डिफरेंट अल्फ़ाबेट कितनी कीज पॉसिबल है? 26 एग्जैक्टली जितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं।
ठीक है, तो आपके पास जितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से 1 माइनस करेंगे तो उतनी कीज़ पॉसिबल हैं, वरना वो प्लेन टेक्स्ट ही बन जाएगा अगर आपकी जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उतनी यूज़ कर रहे हैं। सो अगर मैंने सीजर साइफर को क्रैक करना है तो क्या मेथडोलॉजी हो सकती है? लेट्स से आई वांट टू ब्रेक इट, तो देयर आर 2 मेथडोलॉजीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। पहली है एक है कि एग्जॉस्टिव सर्च की, जिसमें ब्रूट फोर्स टाइप का एल्गोरिदम आप इस्तेमाल करें, और आप, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिदम है जो कि आपने यूज़ किया हुआ है फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, तो मुझे पता है, और इसमें जो की वैल्यू है वो टोटल 26 है। तो एक तरीक़ेकार ये है कि मैं ऑल 26 कीज़ यूज़ करता हूँ और मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि मेरे पास एक्चुअली क्या बन रहा है, और जहाँ से कोई मीनिंगफुल प्लेन टेक्स्ट आएगा मैं कहूँगा यार एक्चुअली दिस इज़ दी प्लेन टेक्स्ट जो आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि मेरे पास ये ब्रूट फोर्स टाइप का एल्गोरिदम है। दूसरा हम लोग कहते हैं फ्रिक्वेंसी एनालिसिस है। तो हम लोग दोनों को आज की क्लास में देख लेते हैं कि दोनों क्या हैं। k इज इक्वल टू 0 हैज़ नो इफेक्ट, ये हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, वी कैन ब्रेक द सीजर साइफर बाय ट्राइंग ओनली 25 पॉसिबल कीज, दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव सर्च। द लैंग्वेज ऑफ द प्लेन टेक्स्ट इज नोन एंड इजीली रिकग्नाइजेबल। एग्जाम्पल दी गई है, लेट्स से दिस इज अ वर्ड, ये मेरे पास एक साइफर टेक्स्ट था, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है? ठीक है, ये मेरे पास एक साइफर टेक्स्ट था जो लिखा हुआ है PB, फिर आगे लिखा हुआ है QDPHLV। मैंने इसको यूज़ किया और मैंने ना एग्जॉस्टिव सर्च लगाई और मैंने ऑल 25 कीज़ यूज़ की। क्या आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरे पास एक्चुअल की क्या थी? मुश्किल है सर। मुश्किल क्या है, आप कम से कम देखो तो सही ना। ये बिल्कुल, इसका मतलब है खाली एक जगह वाहिद ऐसी होगी जहाँ पे प्लेन टेक्स्ट आपको, क्लियर टेक्स्ट आपको विजिबल होगा जो कि मीनिंगफुल टेक्स्ट होगा, इसके अलावा कोई भी मीनिंगफुल नहीं होगा। थर्ड वन सर, नजर आ गया नंबर 3 जी, अगर आप थर्ड वन को देखें तो थर्ड वन अगर आप देखें तो ये थर्ड वन में अगर की 3 यूज़ करें तो ये कन्वर्ट करके दे देता है माय नेम इज़ सिराज। इसके अलावा आप कहीं पे भी देखेंगे तो कोई भी मीनिंगफुल प्लेन टेक्स्ट नहीं बना रहा, तो आपको कि ओके यार यही मीनिंगफुल प्लेन टेक्स्ट है, सो इसका मतलब है कि की वैल्यू 3 यूज़ हुई है। इज इट ओके? सर ये पॉसिबल 25 ये कैसे आई कैसे है? सर ये पॉसिबल 25 ये कैसे आई कैसे है? 25 पॉसिबल वैलिड की कैसे आई है? 25 पॉसिबल वैलिड की कैसे आई है? 25 पॉसिबल वैलिड की कैसे आई हैं? ओके फाइन, मेरे पास A to Z कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 26 है। अगर मैं की वैल्यू 26 यूज़ करता हूँ तो A किससे रिप्लेस होगा? दोबारा A से ही। ठीक है सर। अगर मैं की वैल्यू 25 यूज़ करता हूँ तो A किससे रिप्लेस होगा? B से, B जी बी से। Z से। ठीक है, अगर की वैल्यू 25 है तो A Z के साथ रिप्लेस हो रहा है, वरना A किसी के साथ रिप्लेस नहीं होगा। सो अगर मैं इसको देखूं तो मैं इससे ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो की है, अगर इस तरह के एल्गोरिथम के अंदर जो की है मेरे पास वो 25 है। सही है, तो मैंने 25 तमाम कम्बिनेशन प्रोड्यूस किए और 25 तमाम कम्बिनेशन के अराउंड मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्चुअली मीनिंगफुल प्लेन टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है और दैट इज़ द एक्चुअल टेक्स्ट। सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, समझ नहीं आई मुझे सही। सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, मैं समझ नहीं आई मुझे सही। मैंने ये कहा कि मैं कीज़ के तमाम कम्बिनेशन यूज़ करूँगा इस सिनेरियो के अंदर, और मैंने कीज़ के तमाम 25 कम्बिनेशन यूज़ किए हैं टू डिक्रिप्ट दिस वैल्यू। ये बात सही है? सर लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, तो उसकी बेस के ऊपर मैंने आइडेंटिफाई किया कि यार यहाँ पे खाली प्लेन टेक्स्ट मेरे पास क्लियरली रिकग्नाइजेबल है, तो मैंने कहा यार की वैल्यू लाजमी है कि 3 होगी। सर अब हमें ये जी बेटा। तो जिस तरह आपने वैल्यू के की 3 रख के आपने प्लेन टेक्स्ट निकाल दिया, सर अब हमें ये तो नहीं पता ना कि के की वैल्यू 3 ही है,
व्हाट इफ ए की वैल्यू 4 हो, व्हाट इफ ए की वैल्यू 5 हो, ये तो सर हमें 26 into 26 करके नहीं वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। जी ये देखो ना 26 की वैल्यूज़ मैंने निकालनी है। ये पहली अगर की वैल्यू 1 है तो ये आंसर आएगा, 2 है तो ये आंसर आएगा, 3 है तो ये आंसर आएगा, 5 है तो ये आंसर आएगा, और 25 है की तो ये आंसर आएगा। मैंने इस प्लेन टेक्स्ट को ऑल कीज ठीक के है सर, अगेंस्ट ठीक है। कन्वर्ट किया है। ठीक है सर। जैसे अगर मैं आऊँ ना, मैं इसी को ये लिखूँ, ये एक है जहाँ से आप इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं। अच्छा ये रॉड 13 है ना, अच्छा खाली 2 में कन्वर्ट कर रहा है। सो अब इसी को तभी दैट्स वाई अब मैंने क्या काम किया, मैंने एक्चुअली अगर इसको आप देखें तो इसको आप देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि मैंने व्हाट आई डिड इज मैंने कीज़ के K1 to K25 तमाम कम्बिनेशंस को यूज़ किए और मैंने हर की के अगेंस्ट साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। तो मैंने कहा पहला P1 है, दूसरा P2 है, P3 है, अप टू P25 है। और फिर मैंने देखा यार इनमें से जितने भी ये प्लेन टेक्स्ट आए हैं, क्या कोई ऐसा प्लेन टेक्स्ट है जो कि मीनिंगफुल मतलब बना रहा है। और वहाँ से मुझे आइडेंटिफाई हुआ जो P3 था वो मीनिंगफुल मतलब कोई मीनिंगफुल प्लेन टेक्स्ट आया है। ये बात सही है? जी सर। यस सर, सही है। यस सर सही है। So this is how it is. Simple substitution cipher. A general realization of a Caesar cipher called a simple substitution cipher. अगेन जैसे अगर हम देखें ना, तो मेरे पास अगर मैं इसको जनरली रियलाइज़ करूं तो इसका मतलब है कि यार ये अगर मेरे पास सीजर साइफर है या रॉड 13 साइफर है, तो ये तो साइफर वो एल्गोरिदम्स हैं जो कि जनरली इजीली ब्रेकेबल हैं। आप सिंपल एग्जॉस्टिव सर्च करें और इनको ब्रेक कर लें, सही है। तो मैं अगर इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स करूँ इसको ताकि मैं इस तरह की कम्बिनेशन से ब्रेक ना कर सकूँ, तो दूसरी मेथडोलॉजी ये है कि यार मैं जो रिप्लेस कर रहा हूँ प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, P को हम लोगों ने कहा था कि मैं साइफर टेक्स्ट में रिप्लेस जब कर रहा हूँ, तो मैं इनकी अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे थे मेथडोलॉजी, वो सिंपल ऐसी मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे थे। अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में। हम लोग सिंपल मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे थे जो कि फिक्स थी कि यार A रिप्लेस होगा, अगर मैं K को 1 ले रहा हूँ तो A रिप्लेस होगा B से, B रिप्लेस होगा C से, एंड सो ऑन। क्या मैं ये काम नहीं कर सकता कि मैं A को किसी रैंडम वैल्यू से रिप्लेस कर दूं? लेट से A को मैं F से रिप्लेस कर दूं, B को लेट से मैं Z से रिप्लेस कर दूं, सिमिलरली C को मैं किसी भी और अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर दूं, लेट से A से रिप्लेस कर दूं, और मेरे माइंड में जो भी आ रहा है मैं उससे रिप्लेस करता जा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे काम करता हूँ, इसको ऐसे रिप्लेस करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास A की पॉसिबिलिटी है कि वो किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्लेस हो सकता है, B की पॉसिबिलिटी है, C की पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो फर्दर कम्प्लेक्स हो गया है। ये बात सही है? सर ये समझिए आपने भी क्या किया? मैंने भी ये किया है। हम लोगों ने इससे पहले कहा था कि हम लोग ना फिक्स्ड यूज़ कर रहे हैं। हम लोग इसको देखें तो हम लोगों ने कहा था इससे पहले क्या हम लोग ना जो सीजर साइफर है उसमें K को फिक्स कर रहे हैं। हमने K को फिक्स 2 कर दिया और K फिक्स को 2 कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग A को B C से रिप्लेस हमेशा कर रहे हैं और B को D से रिप्लेस कर रहे हैं, C को E से रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी एक सीक्वेंस चल रहा है, इधर भी एक सीक्वेंस चल रहा है। ये बात सही है? अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार मैं इसको अगर ब्रेक कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं A को लेट से A को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ Z के साथ, अब मेरी मर्ज़ी है। D को रिप्लेस कर रहा हूँ X के साथ, C को रिप्लेस कर रहा हूँ F के साथ। तो मैंने कोई प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हुए कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया यहाँ पे। और मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, मैंने ये जो भी जिस तरीके से भी ये टेबल कंप्लीट बिल्ड किया, तो मैंने ये जो कंप्लीट टेबल था
प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट कन्वर्जन का टेबल, ये मैंने एज इट इज़ शेयर कर लिया। ये टेबल एज इट इज़ टेबल जो है, ये एज इट इज़ टेबल सेंडर और रिसीवर के पास ये सेम टेबल है, ठीक है ना। जब सेंडर और रिसीवर के पास ये टेबल सेम टेबल है तो सेंडर भी इसी टेबल को यूज़ कर रहा है डिक्रिप्ट कर सेंडर भी इसी टेबल को यूज़ कर रहा है एनक्रिप्ट करने के लिए, भी रिसीवर इसी टेबल को यूज़ कर रहा है डिक्रिप्ट करने के लिए। ये बात सही है? एनी क्वेश्चन सो फार? जी सही है सर। अगर यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इशू यहाँ पे नहीं है, तो इससे ओवरऑल इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी में क्या फ़र्क पड़ा है? सिक्योरिटी इंक्रीज होगी, इसकी बढ़ गई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इंक्रीज होगी, इसकी बढ़ गई। सिक्योरिटी इंक्रीज कैसे होगी है? सब यहाँ पे की जो है मतलब कि सब यहाँ पे इजीली ये डिक्रिप्ट नहीं होगा ना, क्योंकि सेंडर को अच्छे से पता होगा। अब जो कीज़ हैं वो कीज़ सर, एक पैटर्न नहीं था। नहीं रही, और वो कीज़ इंक्रीज होके सर जी? ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ही बन गया। सर ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ही बन गया। एक मिनट, तुम किधर आके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाने लग पड़े हो यार? हम इंक्रिप्शन की बातें कर रहे हैं, तुम फिजिकल लेयर की जाके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की बातें करने लग पड़े हो। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या आ गया? मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने ये टेबल क्रिएट किया, पहले तो हम लोगों ने की क्रिएट की थी और की एज अ के यूज़ कर रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी एज अ की यूज़ कर रहा हूँ और मैंने ये की सेंडर और रिसीवर के दरमियान शेयर कर लिया। जो भी सब्स्टिट्यूशन हो रही है, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं है, वेरिएबल है और चेंज हो रही है, एक पैटर्न फॉलो भी नहीं कर रही। तो जब पैटर्न फॉलो नहीं कर रही तो मैंने कंप्लीट ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये मैंने सेंडर और रिसीवर आपस में शेयर कर लिया। ये बात सही है? ठीक है। वंस ये शेयर कर लिया तो ओवरऑल मेरे पास जो कीज़ बनी है वो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 26 फैक्टोरियल कीज़ पॉसिबल हैं, क्योंकि मैं ए को ए से रिप्लेस कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर ए को ए से रिप्लेस किया, ए को बी से भी कर सकता हूँ, डी को मैं ए से भी कर सकता हूँ, बी को बी से भी कर सकता हूँ, बी को सी से भी कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। तो ओवरऑल 26 लेटर्स हैं, तो ये जो रिजल्ट आता है 26 फैक्टोरियल आता है, जिसकी वजह से जो कीज़ हैं वो 4 × 10⁻26 हो गई हैं। नाउ जो की सर्च स्पेस है ये बहुत इंक्रीज़ हो गई है। नाउ अगर आप इसको अगर देखते हैं और आप कहते हैं अब यार अब मैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम या एग्जॉस्टिव की से आइडेंटिफाई कर लूँगा, तो मुझे 4 × 10⁻26 डिस्टेंट कम्बिनेशन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये बात सही है? सर ये फैक्टोरियल वाली बात समझ नहीं आई मुझे। तो अल्टीमेटली फैक्टोरियल वाली बात समझ नहीं आई जी, फैक्टोरियल वाली बात समझ नहीं आई। मैंने ये कहा कि अब मेरे पास देखो, अब ए की जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेट से मैं अगर इसको देखूँ तो मैं ए की जगह अब यूज़ कर सकता हूँ, इधर ए इज़ रिप्लेस्ड विद ए को बी से कर सकता हूँ, ए को सी से कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। सिमिलरली डी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ए से भी कर सकता हूँ, बी को बी से भी कर सकता हूँ, बी को सी से भी कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। ठीक है सर। ए को अगर मैंने ए को इनमें से किसी के साथ रिप्लेस कर लिया, अगर मैंने ए को बी के साथ रिप्लेस कर लिया है, अब मैं बी को बी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकूँगा, या मैं इसको अगर इसको एग्जांपल को ऐसे नहीं लेता, थोड़ा बी आ गया ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लेट से मैं इधर थोड़ा ज़्यादा लिख लेता हूँ। 26 फैक्टोरियल कैसे बन रहा है? अगर मैंने ए बी सी डी मैंने लिख दिया, ए बी सी डी, लेट से मैंने ए को आइडेंटिफाई कर लिया, ए को मैंने रिप्लेस करना है डी के साथ। इसका मतलब है कि ए को डी के साथ, ए के लिए 26 पॉसिबल ऑप्शन थी रिप्लेस करने की। बी के लिए कितनी पॉसिबल ऑप्शन होंगी? डी तो ऑलरेडी यूज हो गया है, डी तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। अब कितनी पॉसिबल ऑप्शन रह जाएंगी? 25 रह सर जाएंगी। डी क्यों नहीं यूज कर रहे होंगे हम लोग? डी रिपीट सर डी क्यों नहीं यूज कर रहे होंगे हम लोग? क्योंकि डी को मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया ए के लिए, ए के लिए मैंने डी यूज कर लिया। रिपीट नहीं हो सकता? ये बात सही है? रिपीट नहीं हो सकता।
ओके लेट्स से यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि रिपीट, अगर मैं इधर डी को ऐसे यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार नहीं मैं डी यूज कर सकता हूँ, नुकसान क्या होगा मेरा? क्या ये इनक्रिप्शन एल्गोरिथम रिवर्सेबल होगा? नहीं सर, बच्चों नहीं होगा सर। जी नहीं होगा सर। सर वजह वो डी फिर दो लेटर्स को एक वक्त सर वो डी फिर दो लेटर्स को डी दो लेटर को रिप्रेजेंट कर, प्लेन टेक्स्ट में दो लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। डी या तो बी होगा तो या सर ए वो तो होगा, क्या डिसीजन होगा लेना D? पड़ेगा। सर वो तो डिसीजन लेना पड़ेगा। इसका मतलब है वो रिवर्सेबल नहीं रहेगा, जी सर। ये बात सही है। तो दैट्स वाई मुझे ये कह रहा हूँ कि मैं जब ए के लिए पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ये सारी ऑप्शंस हैं, और मैंने जब ए को फिक्स कर दिया इसके साथ, तो अब ये बी के लिए ऑप्शन नहीं होंगी। बी को मैं ए टू ए बी सी डी के अलावा ए टू जी किसी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है बी के लिए 25 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। सिमिलरली सी के लिए 24 मजीद हो रिड्यूस गए। होकर 24 ऑप्शंस हैं। तो ये अल्टीमेटली 26 फैक्टोरियल बन जाता है। ठीक है सर। ठीक है, 26 फैक्टोरियल इज 26 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 23 अप टू 1। और अगर 26 फैक्टोरियल को आप देखो तो 26 फैक्टोरियल इतना बड़ा नंबर है। इससे ये बात तो वाज़िह है, इसका मतलब सिंपल ये है कि यार अल्टीमेटली हम एग्जॉस्टिव सर्च नहीं यूज़ कर सकते इस इनक्रिप्शन को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस प्रोड्यूस कर रहा होगा। सर कहते हैं कि ये बात सही है। इसका जी जो बेटा। इसमें नंबर ऑफ कहते की जो जनरेट होंगी वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ कहते हैं जो वर्ड या लेटर यूज हुए हो, वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ कहते हैं जो वर्ड या लेटर यूज हुए हो। नहीं, क्यों? ये तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है तो इससे। इसमें कितनी की जनरेट होंगी जब हम डिकोड कर रहे होंगे? तो इसमें कितनी की जनरेट होंगी जब हम डिकोड कर रहे होंगे? देखो की तो ये होगी, ये आपने एक दफ़ा की जनरेट कर ली, सेंडर और रिसीवर के दरमियान आप इसमें एक सिक्योर चैनल से कम्युनिकेट कर ली, तो ये की है, फिक्स की है एक। मेरी ये की कुछ हो, आप और मैंने कम्युनिकेट करना है, तो आपने ये की यूज़ की सब्स्टिट्यूशन साइफर के अंदर, और आपने ये, अगर आप इस की को देखो ना तो इसका कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ए की जगह आप क्यू यूज़ कर रहे हो रैंडम में, बी की जगह डब्ल्यू यूज़ कर रहे हो, सी की जगह ई यूज़ कर रहे हो, ये सब रैंडम है। समझ आई। ठीक है, दिस इज माई की नाउ, दैट्स वाई। ये आप देखो ना तो ये पॉसिबल ऑप्शंस इतनी तभी ज़्यादा हुई हैं। सही समझ आ गई। सही समझ आ गई। अल्टीमेटली ये पॉसिबल नहीं है। तो एक मुस्लिम साइंटिस्ट था अबू यूसुफ याकूब इब्न इस्हाक, इसने एक इसका निकाला था, ब्रेक करने का तरीका निकाला था, और उसने एक मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश किया था, डिसाइफरिंग दी क्रिप्टोग्राफिक मैसेजेस, और उसने कहा था कि यार इसको आप ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग अ फ्रिक्वेंसी एनालिसिस। आप फ्रिक्वेंसी एनालिसिस यूज़ करें और आप इसको ब्रेक करें। अब फ्रिक्वेंसी एनालिसिस क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर हम लोग वहाँ पे क्लास को रोक देंगे। फ्रिक्वेंसी एनालिसिस क्या है? एक्सप्लॉइटिंग द रेगुलरिटीज़ ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, आप लैंग्वेज की जो नॉर्मल रेगुलरिटीज़ हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, और उसको यूज़ करते हुए आप उसको ब्रेक कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि हम जनरली जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि बार बार यूज़ हो रहे हैं। जैसे हम लोग अगर ऑफ बहुत ज़्यादा लगा रहे होंगे, दी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी एनालिसिस इज द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेटर फ्रिक्वेंसीज ऑफ अ मैसेज टेक्स्ट written in any language tend towards a known letter frequency distributed of a profile language. This is particularly true for a long message. A simple substitution of a Caesar cipher, the attacker takes a frequency count of the ciphertext letter and tries to match them to a letter frequency distribution profile of the plain text. इसको अगर हम लोग देखें तो जनरली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी करैक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जनरली लोग कहते हैं कि जो भी करैक्टर यूज़ कर रहे हैं उसमें ई जो करैक्टर है उसकी जो अकरेंस की फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। ई कहते हैं कि वो 13 टाइम्स है। ई के बाद जिस लेटर की अकरेंस कम है वो ई है, सॉरी टी है।
टी की अक्रेंस है, टी के बाद अगर आप उठाएं एन है, उसके बाद आर है, ए है, एंड सो ऑन। जी सर। ये बात सही है? नहीं सर ये समझ नहीं आया। नहीं सर ये समझ नहीं आया। अच्छा मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, हम लोगों ने ये कहा कि यार फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या होता है। हम लोगों ने ब्रूट फोर्स तो देख लिया, लेकिन हम लोगों को पता चला कि यार अगर सब्स्टिट्यूशन साइफर, हम लोग प्योर सब्स्टिट्यूशन साइफर यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन नॉट डू अ ब्रूट फोर्स। ठीक है, हम लोग ब्रूट फोर्स नहीं कर सकेंगे। ब्रूट फोर्स क्यों नहीं कर सकेंगे, क्या वजह है यार? ज़्यादा आ गई, कम्बिनेशन इतने ज़्यादा आ गए। कीज़ के कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग वो तमाम कीज़ प्रोड्यूस करके वो एग्जॉस्टिव सर्च 4 × 10⁻26 पॉसिबल कम्बिनेशन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और फिर पता चलेगा कि कौन सा कम्बिनेशन वैलिड है, उसको सर्च करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा मेथड ये है कि यार हम लोग वाई नॉट टू यूज़ अ फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने दिया था 850 के अंदर। तो वो कहता है कि यार आप ना जनरली पैटर्न देखें कि कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है प्लेन टेक्स्ट की, और उस लैंग्वेज को देखते हुए आप उसके कुछ आइडेंटिफाई करें कुछ चीज़ें, और बेस्ड अपॉन दैट आप उस मैसेज को ब्रेक करने की कोशिश करें। तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और हम चाहते हैं कि यार हम लोग भी कोई एक ट्राई करें कि हम लोग किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, और उस पूरे मैथडोलॉजी को देखें और उसको स्टडी करें। ये बात सही है? इसको स्टडी करने के लिए हमने कहा कि यार ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जनरली इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर मैंने कोई भी एक प्लेन टेक्स्ट देखा है और उसको मैंने प्लेन टेक्स्ट के साइज़ को अगर इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है, मल्टीपल पेजेस का या बुक वाइज लेके चलता हूँ, तो वो कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि जनरली उस पूरे पैसेज के अंदर जो ई की प्रेजेंस होगी, ई की अक्रेंस होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट ई आ रहा होगा, उसके बाद अल्फ़ाबेट टी आ रहा होगा, एंड सो ऑन। डिफरेंट उन्होंने ना उसकी निकाल लिया। अब ऑब्वियसली ये चीज़ वेरी करती है, पैसेज टू पैसेज भी वेरी कर रही होगी, राइटिंग टू राइटिंग भी वेरी कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी वेरी। तो इसका मतलब है अगर मुझे प्लेन टेक्स्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता हूँ और एक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि मैं उसको ब्रेक करूँ। अब हम इसको पूरा प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। यार ये प्लीज़ अपना माइक अगर ऑफ कर, ये किसका चल रहा है? ओके, शुक्रिया यार। सो अगर मैं इसको देखूं तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को देखता हूं। ये मेरे पास एक साइफर टेक्स्ट आया, ठीक है। इस साइफर टेक्स्ट के अंदर टोटल लेटर्स बताए गए हैं कि मेरे पास टोटल इतने लेटर्स हैं, और हर लेटर के अगेंस्ट एक फ्रीक्वेंसी लिख दी गई है कि कौन सा लेटर कितनी दफ़ा आ रहा है। ऑब्वियसली ये आपने निकाला कैसे है, आपने ए काउंट किया, यहाँ पे जितनी दफ़ा ए आ रहा है आपने ए को उतनी दफ़ा इंक्रीमेंट करते गए। बी निकाला, सी नहीं आ रहा, डी नहीं आ रहा, आप ई इसमें 5 टाइम्स आया है, एंड सो ऑन। और आपने उनकी हर एक लेटर की, आपने हर एक करेक्टर की लेटर आपने फ्रिक्वेंसी लिख ली अपने पास, सही है। देन अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास जी अगर मैं इसको देखूँ तो ये बेसिकली यही दिखाया गया कि मेरे पास एक तरफ प्लेन टेक्स्ट दिखाया गया है और एक तरफ साइफर टेक्स्ट दिखाया गया, और उन दोनों को आपस में कंपैरिजन दिखाया गया। मुझे ये पता है साइफर टेक्स्ट में जो लेटर आई है, अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें ये एक लेटर, इसमें जो एक लेटर आई है, सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी है जिस लेटर की वो लेटर आई है, और आई की ये कह रहे हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है वो 49 टाइम्स अकर की है। इसके अलावा और कोई लेटर इतना नहीं है जो कितने टाइम्स इधर अकर किया गया हो, जिसकी प्रेजेंस हो, सही है। हम लोगों ने पहले वो देखा था कि यार वो ये कह रहा था कि सबसे ज़्यादा जो करैक्टर आता है वो ई आता है करैक्टर। अगर मैं इसको देखूं और अगर मैं इसको देख के रिप्लेस करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं अगर जहां पे भी साइफर टेक्स्ट में आई आ रहा है उसको मैं अगर प्लेन टेक्स्ट में ई से रिप्लेस कर दूं
Similarly, the ciphertext letter V corresponds to a plain text letter T. और मेरे पास जो V है वो सेकंड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी साइफर टेक्स्ट की। तो मुझे पता है कि यार सेकंड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो प्लेन टेक्स्ट में यूज़ हो रही थी वो बेसिकली T की थी। तो मैंने उस साइफर टेक्स्ट को जो कि V था उसको फर्दर रिप्लेस कर दिया T के साथ। अब मैं वो जो पैसेज था मेरे पास, जो ये पैसेज था, इसके अंदर, इसी पैसेज के अंदर अगर मैं रिप्लेस करूं I को E के साथ, सिमिलरली V को T के साथ, तो मेरे पास ये बन जाएगा। जहाँ पे भी I आ रहा है मैं उसकी जगह E लिख रहा हूँ, जहाँ पे भी I आ रहा होगा मैं उसकी जगह E लिख दूंगा। इधर I था मैंने E लिख दिया, एंड सो ऑन। सिमिलरली जहाँ पे भी V आ रहा था मैंने उसकी जगह T लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये बन जाएगा, V की जगह T लिख दिया, I की जगह E लिख दिया। सर अब मैं अगर इसको देखूं तो इसमें ना कुछ चीज़ें अगर मैं देखूं ना तो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत रीडेबल बनती जा रही हैं। अगर मैं इसको देखूं तो मैं ये कह सकता हूं ये जो A है, हमें पता है कि हम बहुत ज़्यादा हर दूसरी जगह के ऊपर ना दा लगा रहे होते हैं, THE दा। तो 3 लेटर अल्फ़ाबेट जिसमें पहला T से स्टार्ट हो और आखिरी E हो रहा हो, तो दरमियान में जो मिसिंग लेटर है वो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा H होना चाहिए। तो इसका मतलब है H की जगह इधर क्या लिखा हुआ है? A लिखा हुआ है। लेट से अगर मैं A की जगह H लिख देता हूँ तो ये दा बन जाएगा, ये भी दी बन जाएगा, ये भी दी बन जाएगा, ये HE ही बन जाएगा, and so on. So we can assume that the ciphertext letter A corresponds to the plain text letter H. अगर मैं इसको देखूं तो ये अब और ज़्यादा रीडेबल बन गया है। ये बात सही है? यहाँ पे किसी स्टूडेंट का कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो? बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी बेटा, आपकी आवाज़ स्टिल नहीं आ रही मुझे। आपकी आवाज़ आते हैं जी सर, जो लास्ट जी बेटा प्लीज बोलेंगे। बताया कि T corresponds to V, सर ये वाली चीज़ काइंडली दोबारा रिपीट कर दें। मुझे आपकी ना बात काइंडली रिपीट कर दें तो समझ आइए, लेकिन इससे पहले क्या बोला वो नहीं समझ आई यार। स्लाइड के अंदर आपने बताया ना कि T corresponds to V and T corresponds to, सर वो वाली चीज़ काइंडली रिपीट कर दें। अच्छा, मैंने ये कहा कि मेरे पास ये जो साइफर टेक्स्ट था, मैं इसको रिपीट करता हूँ, हमने उसमें कहा कि I को हम लोगों ने रिप्लेस किया है E के साथ, I साइफर में है, और सिमिलरली V को रिप्लेस किया है T के साथ। ठीक है, हम लोगों ने ये बात की थी। हम लोग ना ये जो बात I को E के साथ, V को T के साथ, इस बात को हम लोग ज़रा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हम लोगों ने ये बात ऐसे निकाली थी, हम लोगों ने कहा कि यार जनरली जो कि जनरली आपके पास ये जो इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिस लेटर की आ रही है वो लेटर E है। ये मैंने ऐसे नहीं निकाला, ये एक स्टडी है, जिस स्टडी ने ये निकाली हुई है उसके स्टडी के ये रिजल्ट्स यूज़ किए हुए। उसने कहा कि यार सबसे ज़्यादा जो अक्रेंस होती है वो E की होती है। E की जो अक्रेंस है वो उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और इसने फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है, E की 13 फ्रिक्वेंसी है, बाकी और किसी की 13 नहीं होगी। उसके बाद वो कहता है कि यार T की अक्रेंस उसके कम होती है लेकिन इसकी भी ज़्यादा होती है, और T की अक्रेंस वो कह रहा है कि 9.2 है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट नंबर के ऊपर, फर्स्ट नंबर के ऊपर ये है और सेकंड नंबर के ऊपर ये, एंड सो ऑन। ये बात सही है। उसके बाद अगर आप बाकियों में देखें ना तो बाकियों में डिफरेंसेस बहुत कम है। जैसे N, R और A में देखो तो डिफरेंसेस बहुत कम है, तो इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। लेकिन E में और T में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो इनको आइडेंटिफाई करना आसान है रिलेटिवली। ये बात सही है? जी सर।
अच्छा, इसके साथ हम लोगों ने कहा कि हमारे पास अगर हम लोग ये साइफर टेक्स्ट देखें, इस साइफर टेक्स्ट के अंदर, और हम लोग अगर टोटल करैक्टर्स काउंट करें और हर करैक्टर की अक्रेंस देखें और उससे हम लोग उसकी फ्रिक्वेंसी, उसके काउंट का अंदाज़ा लगाएं, तो अगर मैं आई को देखता हूं तो आई सबसे ज़्यादा इस पैसेज के अंदर सबसे ज़्यादा जो अक्रेंस है वो आई की है और वो 49 टाइम्स है। राइट। सबसे ज़्यादा अक्रेंस आई की है और वो 49 टाइम्स है। उसके बाद अगर अक्रेंस में अगर किसी की देखूं तो वो वी की आ रही है और वी की अक्रेंस आ रही है 37 टाइम्स। इसके बाद आप देखो तो थोड़ा सा एक जंप के बाद चीज़ें आ रही हैं, 32 आ रहा है, 26 आ रहा है एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि मैं अपने साइफर टेक्स्ट के अंदर अगर मैं आई को ई के साथ रिप्लेस कर दूं और वी को टी के साथ रिप्लेस कर दूं, सही है, तो क्या मुझे कोई रीडेबल फॉर्म में, अब मेरे पास ये एक्चुअली एनालिसिस क्या है, ये मैं फ्रिक्वेंसी काउंट कर रहा हूँ कि कौन सा अल्फ़ाबेट, कौन सा करैक्टर कितनी दफ़ा आ रहा है, और अगर मैं रिप्लेस करूँ तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आते हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, जिसमें मैंने रिप्लेस कर दिए आई को ई के साथ, वी को टी के साथ, तो मेरे पास ये एक पैसेज की फॉर्म बन जाती है जिसमें रेड कलर शो कर रहा है जो कि मैंने भी रिप्लेसमेंट की है। यहाँ तक कोई इशू? नो सर। एनी क्वेश्चन? नहीं। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसमें अगेन मुझे कुछ चीज़ें अगेन बड़ी रीडेबल नज़र आ रही हैं। जनरली हम लोग कहते हैं कि यार ये जो टी एच ई दा होगा ये हम लोग जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, हर जगह पे दा यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको देखूं, इसी पैसेज को दोबारा देखूं, इसका एनालिसिस परफॉर्म करूं, तो मुझे नज़र आ रहा है टी ए ई लिखा हुआ आ रहा है एक दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है, ये तीसरी दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है, चौथी दफ़ा आ रहा है, 5। तो इसका मतलब है ए किससे रिप्लेस करूँ मैं? इसका मतलब है ए पॉसिबल है कि ए एच हो सकता है ये बात। If this is true, then it means if I replace A with H, तो मेरे पास ये बन जाएगा, ये D बन गया, A यहाँ पे था, H को हो गया, ये ही हो गया, ये D हो गया, ही हो गया एंड सो ऑन। मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। अल्फाबेट पॉसिबल हो सकते हैं सर, कोई और भी अल्फाबेट पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। अगर इसी चीज को देखा जाए तो फर्दर जो इसमें अभी मतलब ये रीडेबल है, मतलब अभी क्लियरली नहीं है। लेट्स सपोज अगर इसमें नेक्स्ट चीज देखी जाए जैसे दैट है, तो दैट में हमारे पास आर की जगह ए रिप्लेस हो जाएगा। सर इसी तरह हम चूज करते जाएंगे कोई ना कोई स्पेसिफिक। हाँ, लेकिन इधर बिल्कुल करते जाएंगे कोई ना कोई। हाँ, ये एक्चुअली फ्रिक्वेंसी एनालिसिस होता ही है, फ्रिक्वेंसी एनालिसिस होता ही ये है। और आप ये देखते हो और आप आइडेंटिफाई करते हो और उसको रिप्लेस करते हो और फिर देखते हो कि क्या रिजल्ट्स सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कुछ चीज़ रीडेबल हुई है या नहीं। चेंज करते हैं सर ओवरऑल उसकी, उस वर्ड को भी हम देखते हैं कि ये काफी ज्यादा इसमें आ रहा है तो हम उसको चेंज करेंगे। जी, ये दोनों। और इसमें ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक बंदे की राइटिंग होगी कि वो लिखता कैसे है, उसका पैसेज होगा, तो ये ज़्यादा मुझे फ़ायदा देगा और मुझे आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि मैं उसकी अक्रेंस निकालूंगा। अभी तो हम लोगों ने जनरल एक इंग्लिश की निकाली है कि इंग्लिश में कौन सा क्या होता है। मेरी राइटिंग में हो सकता है मैं राइटिंग स्टाइल मेरा ऐसा हो कि मैं दी लगाता ही ना कहीं हूँ। राइट सर। सर ये जो फ्रीक्वेंसी, ये बात सही है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाली टेक्निक है ये हमेशा तो नहीं चलेगी ना, मतलब जिस तरह आपने सिर्फ स्टार्ट में कंपेयर किया कि नहीं, हमेशा नहीं चलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमेशा नहीं चलेगी। सही है सर। हमने अपनी एनालिसिस भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो हमें सेंस लग रही है। सर हमने अपनी एनालिसिस भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो हमें सेंस लग रही है। बिल्कुल सही है। जैसे अभी स्टूडेंट ने कहा था कि सर एक और होता है कि दैट में THAT, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास अगर R है, जैसे दैट THAT, ये एक 4 लेटर वर्ड है जो कि दैट बन रहा है। इसका मतलब है कि R को मैं A से रिप्लेस करूं तो ये दैट बन जाएगा। तो मैं अगर ये काम हर जगह पे करके देखता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ और थोड़ी सी रीडेबल बनेगी।
और कई दफ़ा होगा कि वो रीडेबल नहीं बनेगी और मुझे उसमें कोई और एनालिसिस परफॉर्म करने पड़ेंगे और मुझे एक्चुअल रिजल्ट आएगा। सिमिलरली अगर आप ये देखो तो ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा फ्रिक्वेंसी एनालिसिस परफॉर्म किया हुआ है और कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट की हुई है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ना वो मोर रीडेबल फॉर्म में बन रही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? नहीं सर। एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट बताई थी। असाइनमेंट मैंने आप लोगों को क्या बताई थी? असाइनमेंट आप लोगों को मैंने ये बताई थी कि आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिंपल जाना है और वो वेबसाइट क्या थी? हैक द बॉक्स। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना है। तो आप ऑब्वियसली आओगे ज्वाइन नाउ में आओगे या रजिस्टर में आओगे। अगर आप आओगे तो यहाँ पे ये कहता है यार चीज़ें इतनी आसानी से नहीं क्रिएट होती, ठीक है। यहाँ से आपकी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ये कह रहा है कि आप इनवाइट चैलेंज करें और वो ये कहता है कि आप इस बॉक्स को जितना मर्जी कोशिश करें इसको हैक करने की, बाकी काम करने की। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर मेरी कोशिश ये होगी कि हम लोग यहाँ पे ना कुछ असाइनमेंट्स, कुछ चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करें। मुझे नहीं पता हम कितनी परफॉर्म कर सकेंगे क्योंकि मेरे लिए भी इसको भी देखना स्टार्टिंग ही है, लेकिन मैंने बस इसको हैक कर लिया था किसी तरीके से। और इसमें इसका लिखा हुआ है कि यार अब मुझे यहाँ पे एक इनवाइट कोड है जो कि इधर डालना है। वो इनवाइट कोड क्या है वो मैं भी ये कुछ ट्राई करता रहा हूँ, कुछ बाकी चीज़ें करता रहा हूँ, अल्टीमेटली एक हो गया था। लेकिन वो ये कहता है कि अगर मैं जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ तुम लोगों को, बाकी तुम लोग इसको देखोगे, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करोगे, इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन चीज़ें इतनी ट्रिवियल नहीं है जितनी आसानी से आप समझ रहे होगे। वो ये कह रहा है कि यार अगर आपको नहीं हो रहा, आपको नहीं पता चल रहा तो कोई हेल्प चाहिए। मैंने अगर इसको लिखता हूँ हेल्प चाहिए तो वो कहता है कि यू कुड चेक द कंसोल। व्हाट इज़ कंसोल? सर ये एलिमेंट्स में जाएं तो वहाँ पर इसके अंदर भी कंसोल होती है। कंसोल यहाँ पे आ जाएगी, मैं इंस्पेक्ट करके ला सकता हूँ या कंट्रोल शिफ्ट और आई कर सकता हूँ। ये मेरे पास एलिमेंट्स आ गए हैं और अगर मैं इसकी कंसोल में जाता हूँ तो कंसोल में ये बना हुआ है कीप काम एंड हैक दिस बॉक्स। दिस पेज लोड्स एन इंटरेस्टिंग जावास्क्रिप्ट फाइल, सी इफ यू कैन फाइंड इट। इसका मतलब क्या है, आपको इस पेज के अंदर कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल है जो कि आपने उस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आपको डायरेक्शन बताएगी कि आपने क्या काम करना है। लेकिन जब आप इस असाइनमेंट को करोगे तो इस असाइनमेंट को करते हुए आपको रॉड 13 साइफर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे यूज़ करोगे, वो क्या होगा, इट्स अप टू यू नाउ। सो इस असाइनमेंट के एंड में आपने करना क्या है? इस असाइनमेंट के एंड में आपने करना कुछ और नहीं है, जस्ट किधर गया यार? आपको सिंपल ये करना है, जैसे मैंने अगर देखूँ तो मैंने इसमें अपना एक लॉगिन क्रिएट किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही काम किया था, अभी थोड़ी देर पहले बैठ के आज ही। और मेरा कोई इरादा नहीं था ये असाइनमेंट तुम्हें देने का, लेकिन जब मैंने क्रिएट किया तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा यार चलो हम लोग इसको उठा के देखते हैं। आप लोगों को काम ये करना पड़ेगा, आपको अपने असाइनमेंट की सबमिशन कैसे होगी, आई वांट टू वेरीफाई दिस थिंग। जब आप ये कर लोगे तो आपके पास सेटिंग में आओगे और सेटिंग में आने के बाद आप इस पेज में आओगे और इस पेज में आने के बाद आपको अपनी जो प्रोफाइल है ये आपको मुझे दिखानी पड़ेगी और इसका इमेज लोगे और इमेज लेकर आप इसके रिजल्ट में अपलोड करोगे। ये जो ईमेल एड्रेस है ये आपका ईमेल एड्रेस वही होगा जो कि आपने मुझे दिया हुआ है जी, कैनवस वाला, ठीक है। तो आप उसी ईमेल एड्रेस को यूज़ करोगे और ये काम करने के लिए आगे जाके हम लोग हो सकता है इसी को यूज़ करें और हम लोग कुछ और असाइनमेंट्स और कुछ और चीज़ें परफॉर्म करें इसी के अंदर। एक्सक्यूज मी सर, आप एनी क्वेश्चन सो फार? सर अगर इस पे हैक द बॉक्स पे पहले से अकाउंट बनाओ तो कोई लैब जी बेटा। परफॉर्म कर सकते हैं इस पे? सर मैं ये कह रहा हूँ अगर इस पे अकाउंट बना हो आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। अपनी मर्जी से कोई लैब परफॉर्म कर सकते हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ अगर इस पे अकाउंट बनाओ जी सर। तो इस पे अपनी मर्जी से कोई लैब परफॉर्म कर सकते हैं।
तुम्हारा पहले से बना हुआ है? ठीक है, मैं इमेज भेज देता अच्छी बात है, बस तुम उसका इमेज दो मुझे और बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल मैं वही करेंगे। आपसे मेरे लिए ये था नया कि इन्वायरमेंट है, मैंने इसमें कोई काम नहीं किया वैसे हुआ। अकाउंट बना हुआ है इसमें। मेरी इसको सर मैं बस वही पूछ रहा था कि इनसिक्योर तो कुछ नहीं ना, अकाउंट बना था लेकिन कभी दोबारा बोलें? अकाउंट बना हुआ है। सर मैं बस वही पूछ रहा था कि इनसिक्योर तो कुछ नहीं ना, अकाउंट बना था लेकिन कभी यूज नहीं किया, अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, आप उस अकाउंट की जो चीज़ें हैं वो मुझे इस फॉर द फर्स्ट असाइनमेंट आपको बस उसका ना एक इमेज लेना है वहाँ पे जहाँ पे आपका ईमेल आ रहा होगा, जो कि ईमेल मुझे आपने दिया होगा, सेम वही ईमेल होना चाहिए और वो अपलोड कर दो आप बस। आगे जाके मेरी कोशिश होगी कि हम इस असाइनमेंट को यूज़ करें, लेकिन इसमें ना अगर आप इसको इस इन्वायरमेंट को यूज़ कर रहे हो और इसको काम कर रहे हो पहले से, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी तो इस इन्वायरमेंट को डायरेक्टली अपने सिस्टम से लॉगिन करके ना काम किया करें। जैसे मैं अभी देखो ना, तो मैंने अपने सिस्टम से लॉगिन किया हुआ है और इसमें काम कर रहा हूँ। नहीं, ये ख़तरनाक है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ऐसे काम करना, क्योंकि मैं इधर बैठा हूँ और ये काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग उधर बैठे हैं जो कि मेरे सिस्टम हैक कर रहे होंगे। नहीं है ना, वो तो ऑटो जनरेट। सर अगर यूके का उनकी कोई सॉक खरीदी हुई है तो जी? फिर तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि वो कैशे क्लीन करती रहती है साथ साथ। दोबारा आपकी आवाज़ बेटा नहीं आ कह रही रहा हूँ बेटा। कि अगर यूके की कोई सॉक बहुत ऐसे थोड़ा सा ऊंचा बोले। कर रही होती है वीपीएन और कैशे क्लीन कर रही होती है, तो इस तरह की साइट्स को तो उन्हीं से ही एक्सेस किया जाता है, डायरेक्टली तो अपने पीसी से नहीं कर सकती। नहीं 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 नहीं, मेरी फर्दर रिक्वेस्ट ये होगी कि मेरे ख्याल से VPN इज़ नॉट एनफ फॉर दिस थिंग। VPN इज़ नॉट एनफ फॉर दिस थिंग। अगर मुझे ऐसी मतलब इस तरह की गलत हर किस्म की हरकतें हम लोगों को करनी है और उसको टेस्टिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से बैठे हैं और पहले से बहुत सारे काम कर रहे हैं। इवन इन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन में यही दिया हुआ है कि आप लोग इसके ऊपर डायरेक्टली ऐसे ना आएँ तो आप एज पहला तो VPN लाजमी यूज़ करें, दूसरा कोई ऐसी मशीन यूज़ करें जहाँ पे जो कि आपके बिल्कुल आइसोलेटेड हो। तो उसका एक तरीक़ेकार ये होता है कि आप VM यूज़ करें और VM में ये काम करें। जी जी, ऑब्वियसली दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सर तो प्रैक्टिकली ताकि अगर कुछ भी हो तो वो VM में जाए, बस आपका बाकी सारी सिस्टम दुनिया। सर तो प्रैक्टिकली वाकई हमारे सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे होते हैं बाकी सारी दुनिया। ओके, हो सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि हो रहे होते हैं, हो सकते हैं। ओके ओके। सो इस असाइनमेंट का मकसद बस सिंपल यही है। ये कि आप लोग स्टूडेंट तो काफ़ी ज़्यादा आए हुए हो, मेरे पास क्यों खाली इतने शो कर रहे हैं? अच्छा मैंने बाकी शो और ने सर आप वीडियो लेक्चर से वाले से पूछें। जी सर मुझे आपने बताइए किसी का वीडियोस कोई वगैरह क्वेश्चन है? की हैं? सर आप वीडियो लेक्चर से वाले से पूछें। सर आपने यार, वीडियोस वगैरह हाँ मैंने बाय द वे दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये मैंने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ।